सिगमंड फ्राइड डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा युक्तियां। एग्जाम में खूब पूछता है ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, या डिफेंस मैकेनिज्म में कौन कौन सी युक्तियां आती हैं, ये तमाम चीजें पूछा जाता है एग्जाम में काफी। ये डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट जो दिया ये सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था। साइको एनालिटिकल थियरी अपने सिद्धांत जब बताए थे उसमें दिया था डिफेंस मैकेनिज्म। इसे रक्षा युक्तियां भी बोलते हैं या इसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्यों ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं? क्योंकि ईगो, हमने आपको बताया था, इन ईगो सुपर ईगो, क्योंकि ये इस चीज को डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है आपका ईगो, और इन युक्तियों को जो है देने का काम तो ये साहब ने किया था, सिगमंड फ्राइड साहब ने। लेकिन इन युक्तियों को क्रमबद्ध करने का काम इनकी पुत्री का नाम था अन्ना फ्राइड, उसने किया था क्रमबद्ध करने का काम। तो आइए देखते हैं कि ये युक्तियां क्या क्या काम करती हैं। जो है ये ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, मतलब उसके सामने चिंता आती है या टेंशन आता है, कुछ भी जो है समस्याएं आती हैं, तो उसका समाधान करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में अचेतन अवस्था में इन युक्तियों का इस्तेमाल करता है। किस लिए इस्तेमाल करता है? कि जिससे उस चिंता से थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाए, या कोई समस्या आ रही है उसके पास, उस समस्या से थोड़ा बहुत बचा जा सके। इसीलिए इन युक्तियों का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति करता है, जाने अनजाने में, उसे पता नहीं चलता, लेकिन जाने अनजाने में इन युक्तियों का प्रयोग वो करता ही है। कि ध्यान रखिएगा, हम आप सब करते हैं इन युक्तियों का प्रयोग जाने अनजाने में। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम क्या करते हो, तो आप देखिए वो व्यक्ति करता कुछ नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए, टेंशन से दूर करने के लिए वो कहता है मेरे पापा अधिकारी हैं। जबकि पूछा जा रहा है उस व्यक्ति से, अब वो व्यक्ति अपने पापा के बारे में बता रहा है कि मेरे पापा अधिकारी हैं। वो टेंशन से अपने बचना चाह रहा है, अपना टेंशन कम करने के लिए अपने पापा का व्यवसाय बता देता है मेरे पापा ये हैं। हर कोई व्यक्ति इन युक्तियों का प्रयोग करता है, तो ये फ्राइड साहब ने बताया था। और इन युक्तियों को उनकी पुत्री अन्ना फ्राइड जिसका नाम था, उसने जो है क्रमबद्ध करने का काम किया था। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है पहली युक्ति कौन सी है। रिग्रेशन, प्रतिगमन, यानी कि वापस जाना। ध्यान रखिए, जैसे आप जा रहे हैं तो वापस जाना, तुरंत रिटर्न होना, इसी को बोलते हैं रिग्रेशन, प्रतिगमन, पूर्व व्यवहार को अपनाना, या तो पूर्व व्यवहार को अपनाना। ये हम आप सब करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी किशोरावस्था का कोई बालक है, अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, मतलब समस्या ऐसी गंभीर आ जाती है उसके सामने कि वो टेंशन में हो जाता है, मतलब परेशान हो जाता है। तो वो देखिए फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि रोने का काम कौन करता है? शैशवावस्था के बालक करते हैं। किशोरावस्था तो नहीं रोता ना भाई, एडल्ट व्यक्ति जो 20 साल का है वो थोड़ी रोएगा, किशोर भी नहीं रोएगा, एडल्ट भी नहीं रोएगा। लेकिन वो समस्याओं से ऐसा ग्रस्त हो जाता है कि वो पुनः वापस चला जाता है शैशवावस्था में और फूट फूट करके रोने लगता है। क्यों रोता है? जिससे उसकी समस्या का समाधान होने लगे कुछ न कुछ। जैसे शैशवावस्था का बालक रोता था, मम्मी पापा ले आकर कुछ न कुछ दे ही देते थे, या मान लीजिए वो लड़का कुछ मांगता था, शैशवावस्था का बालक कुछ डिमांड करता था, मम्मी पापा पूर्ति नहीं करते थे, कुछ चीज देते नहीं थे, वो रोने लगता था, तो उसे वो चीजें मिल जाती थी, गार्जियन ले आते थे कहीं से खरीद कर कुछ न कुछ जो है। उसी तरह किशोरावस्था का बालक या एडल्टहुड का बालक जो है व्यक्ति, एडल्ट मतलब व्यक्ति, वो रोने लगता है, वो वापस शैशवावस्था में चला जाता है, वो अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। ज्यादातर आप देख लीजिए घरों में महिलाएं ये इसी का इस्तेमाल करती हैं, रिग्रेशन का इस्तेमाल करती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। ज्यादातर महिलाएं जो है इस चीज का ही इस्तेमाल करती हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। तुरंत रोना, आंसू गिराना, झरझर आंसू गिरने लगेगा, पति तुरंत डिमांड कंप्लीट कर देता है। यानी कि वो जाने अनजाने में महिला इस्तेमाल कर रही है, अचेतन अवस्था में जाकर के शैशवावस्था वाली की हरकतें कर रही हैं, और पुरुष सोचता है नहीं ये रो रही है, और उसकी डिमांड पूरी हो जाती है। इसी को बोलते हैं रिग्रेशन, यानी प्रतिगमन, पूर्व व्यवहार को अपनाना। हम आप भी जो है जाने अनजाने में ये चीज अप्लाई करते हैं, क्योंकि टेंशन से बचने के लिए, तनाव से बचने के लिए, मानसिक रूप से हम बीमार न हो जो है, इससे बचने के लिए ये चीज हम आप सब कोई ना कोई अपनाता ही है। अगला देखते हैं हम लोग रिप्रेशन, दमन। रिप्रेशन, दमन करना, ये क्या है? अपनी इच्छाओं का दमन करना।
कभी कभी जो है हमारे मन में गलत विचारधाराएं, गलत चीजें जो है मन में प्रविष्ट कर जाती हैं चेतन मन में। उन चेतन मन की विचारों को भाई वो सामाजिक नहीं होती हैं, वो अनैतिक बातें होती हैं, तो हम आप उसे अचेतन में प्रविष्ट करा देते हैं जानबूझ कर, अरे यार ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है जो है, तो हम आप जो है उन चीजों को जो है दमन कर देते हैं, यानी अपनी इच्छाओं की का दमन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप चले जा रहे हैं कहीं, रास्ते में जलेबी सुबह बन रही है, आपको खाने की इच्छा है, जेब में पैसे नहीं है, तो आप कहेंगे अरे यार चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब अपनी इच्छा को मार देना ही दमन कहलाता है, रिप्रेशन कहलाता है। अपनी इच्छाओं का दमन करना ही रिप्रेशन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या तीसरा, सप्रेशन, समन। सप्रेशन क्या है, अपनी इच्छाओं या विचारों को जानबूझकर चेतन में प्रविष्ट कराना। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है दमन में क्या है कि अपने विचारों को हम लोग दमन कर देते हैं नॉर्मल ढंग से, लेकिन यहाँ सप्रेशन में क्या होता है कि अपनी इच्छाओं विचारों को जानबूझ करके हम जो है अचेतन मन में प्रविष्ट करा देते हैं, या उस चीज को भूलने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं भूलेंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो भाई प्रभावित होगा उससे, वो टेंशन में रहेगा आए दिन, लोग कहेंगे अरे पागल हो रहा है, कैसा हो रहा है, जो है वो जानबूझ करके उस समस्या को हटाने का प्रयास करता है, वो हटा करके जानबूझ करके अचेतन में प्रविष्ट करा देता है या भुलाने का प्रयास करता है, और कहता नहीं हम भूल गए। जैसे आप सुने होंगे एक गाना था नहीं कि उसमें कि वो लड़की कहती नहीं कि क्या सजना तुझको भुला दिया, मतलब वो जानबूझ करके भुला रही है, तो उसी को बोलते हैं समन। भुला देना चाह रहा है या चाह रही है इसलिए कि भाई वो याद करती रहेगी दिन में, तो लोग कहेंगे अरे ये पागल हो गई है, पागल हो गई है। लड़का कहता है कि ये नहीं, लड़का भी अगर बार बार याद करेगा जो है प्रेम का, लोग कहेंगे अरे पागल हो गया, पागल हो गया। इसीलिए लोग जो है जानबूझकर भुलाने का प्रयास करते हैं। जैसे तमाम कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो है लोग शादी ब्याह में बुला जाए, हटाओ जाने दो जो है, इसी को बोलते हैं समन, यानी कि अपनी इच्छाओं विचारों को जानबूझ करके। ध्यान रखिएगा, दमन में क्या होता है, सप्रेशन में क्या होता है, रिप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति नॉर्मल ढंग से भुला दिया जाता है। सप्रेशन में क्या होता है, जानबूझकर भुलाया जाता है। इन दोनों में अंतर है। अगला देखते हैं, चौथा क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण यानी कि उसी क्रिया के विपरीत प्रक्रिया का निर्माण कर लेना, प्रतिक्रिया का निर्माण करना, रिएक्शन फॉर्मेशन। ये भी प्रक्रिया हम लोग निर्माण करते हैं कभी कभी। जैसे देख लीजिए उदाहरण सीधा कि भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना। आप जानते हैं ज्यादातर नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन जब मंच पर बैठ जाते हैं हम लोग इतना अच्छा भाषण देते हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना। आप देखिए कि 15 अगस्त पर सब नेताओं के अच्छे भाषण आते हैं, जबकि आप जानते हैं कि फला फला नेता भ्रष्टाचारी है। मतलब जो जितना ज्यादा भ्रष्टाचारी उसके विचार बड़े अच्छे आते हैं। इसी को बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। इसलिए ये लोग अपनाते हैं कि जो भ्रष्ट नेता होता है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अच्छा भाषण देता है, इसलिए देता है वो मानसिक तनाव से कम होना चाहता है, क्योंकि लोग जो है आए दिन उसे टारगेट में लिए रहते हैं, अरे ये बहुत बेकार नेता है, बहुत बेकार। लेकिन जब मौका मिलता है खूब अच्छी बातें बोलता है कि लोग जाने नहीं बहुत अच्छा है नेता कहीं। इसीलिए रिएक्शन फॉर्मेशन हम आप भी कभी कभी ये सब चीजें अप्लाई करते हैं कि जो जानते हैं यार बड़ा गलत है, फिर भी जब मौका मिलता है तो खूब अच्छी बातें बोलते हैं जो है। अगला देखिए इसी का उदाहरण रिएक्शन फॉर्मेशन का ही कि प्रेम में असफल होने पर प्रेमी प्रेमिका से विवाह करना। मान लीजिए आप जो है किशोरावस्था के ज्यादातर बच्चे करते हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, जब अब वो सफलता नहीं मिली तो उसे एकदम घृणा करने लगते हैं, नाम सुनते एकदम पगला जाते हैं, अरे कहाँ से नाम ले लिया हमारे सामने। इसी को बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि जो आप चाह रहे थे अब नहीं हो रहा है, उसी के विरुद्ध आप बना लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। अगला देख लीजिए उदाहरण है कि पिताजी की 13वीं धूमधाम से करना। जब तक मतलब पिताजी आपके जिंदा थे तब तक कुछ नहीं था, मतलब उन्हें आप उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब पिताजी चले गए देश दुनिया को दिखाने के लिए, अब उसी के विरुद्ध उल्टा काम कर रहे हैं आप। मतलब 13वीं में एकदम ढोल नागड़ा मिठाई रसगुल्ले बांट रहे हो कि पापा की 13वीं करा रहे हैं, धूमधाम से करा रहे हैं। जब तक पापा जिंदा थे कोई उनको नहीं था, मतलब उल्टा सीधा बकते थे। जब पापा खत्म हो गए तो उसके बाद जो है दिखाने के लिए, इसी को बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। हम आप भी करते हैं, ज्यादातर ये सब चीजें करते हैं। ये उदाहरण हुआ रिएक्शन फॉर्मेशन का, ये चीजें। अगला देखिए रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। रेशनलाइजेशन युक्तिकरण, इसका क्या मतलब है भैया कि गलत तर्क देना
यानी कि आपके बस का है ही नहीं जहां वहां आप गलत तर्क दे देते हैं। जैसे लोमड़ी के खट्टे अंगूर, आप सुने होंगे, लोमड़ी जो है अंगूर को नहीं पा रही थी तो कह रही थी नहीं अंगूर ही खट्टा है इसलिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगला देखिए जलेबी ठीक नहीं, मान लीजिए आप सुबह सुबह चले जा रहे हैं, आपके साथ आपका बच्चा जो है अब आपके जेब में पैसा नहीं, उतारा नहीं, पापा जलेबी खाना है, आप कहते हैं अरे जलेबी खट्टी है आज की, सही नहीं थी, चीनी बेकार था जो है। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, गलत तर्क देना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 6 है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये भी सब रक्षा युक्तियां हैं। फ्रायड साहब ने कहा कि व्यक्ति जाने अनजाने में, अचेतन रूप में इन सभी युक्तियों का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी पर्सनालिटी सही बनी रहे, विकृत न हो उसकी पर्सनालिटी, व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार न हो। उस बीमार से छुटकारा पाने के लिए अचेतन रूप में व्यक्ति का ईगो जो है इन युक्तियों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, व्यक्ति को पता भी नहीं रहता क्योंकि ये युक्तियां अचेतन रूप में इस्तेमाल की जाती हैं व्यक्ति के ही द्वारा, फिर भी व्यक्ति को पता नहीं चलता। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इसका क्या मतलब है, विस्थापन का क्या मतलब है। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस का बॉस अधिकारी आपको डांटता है, आप उस डांट फटकार को उस समय तो सहन कर लेते हैं और सहन करके अचेतन रूप में रख लिए हैं, लेकिन जब घर पे पहुंच रहे हैं आप अपने, तो आप उस डांट फटकार को कहीं न कहीं अपने परिवार पर अवश्य उतारेंगे। और व्यक्ति ऐसा करता भी है जाने अनजाने में, उसे पता नहीं चलता कि यार वहां की डांट हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। जैसे आप देखिए बड़े भाई को पापा 2-4 झापड़ पीट दें, तो आप देखिए वो शाम तक छोटे वाले भाई को या बहन को जरूर पीटेगा 2-4 झापड़, क्योंकि यहाँ का गुस्सा वहां पे उतारेगा, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट करेगा ही, लड़का करता है जाने अनजाने में, कोई भी व्यक्ति हो। यानी ऑफिस का गुस्सा घर पे उतारना, घर के परिवार के लोगों को उतारना डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है। यानी कि बड़ा भाई अगर 2-4 झापड़ मार गया है, अब वो शाम तक छोटे वाले भाई को कहीं न कहीं पीटेगा जरूर। डिस्प्लेसमेंट, व्यक्ति विस्थापन करता है जाने अनजाने में। अगला है आइडेंटिफिकेशन, तादात्मीकरण, अपना तादात्मीकरण करता है। कैसे, असफल होने पर दूसरे की सफलता को बताना तादात्मीकरण कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए जो है किसी व्यक्ति से या बालक से पूछा जाता है तुम क्या करते हो, तो वो बताता है कि मेरे पापा अधिकारी हैं। या किसी बच्चे से कहा जाता है कि तुम कितना पढ़े लिखे हो, कुछ मैथ बताओ, तो कहता है मेरे पापा मास्टर हैं। मतलब सोचिए, अब बच्चे से पूछा जा रहा है, बच्चे से पूछा जा रहा है और वो अपने टेंशन को कम करने के लिए कहीं सोचता है कहीं ऐसा न बताओ तो मेरे बारे में समझ न जाए जो है कि यार ये तो बहुत बेकार है, लंदफंद बालक है, तो वो अपने पापा के बारे में बताने लगता है मेरे पापा ये हैं। यहां क्या करता है व्यक्ति या बालक, आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य स्थापित करता है, मतलब दूसरे व्यक्ति से, यानी कि पूछा उससे जा रहा है, वो अपने बारे में न बता करके दूसरे के बारे में बताता है। जैसे किसी बालक से कहा जाए कि भैया तुम कितना पढ़े लिखे हो, तो कहेगा मेरे बड़े वाले भैया इतना पढ़े हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति जो है अपने तनाव से, टेंशन से कम बचने के लिए, क्योंकि भाई प्रेजेंट टाइम में उसकी मुसीबत आ गई, कोई किसी ने पूछ लिया उसके बारे में कितना पढ़े हो, अब वो क्या बताए जो है, इसीलिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन करता है, तादात्म्य स्थापित करता है दूसरे व्यक्ति से, और जो अपना कम करने के लिए वो बालक या व्यक्ति अपने बड़े भाई या रिश्तेदारों का नाम गिनाने लगता है। जैसे आप देखे होंगे, इसका एक उदाहरण और देख लीजिए, किसी छोटे पार्षद के यहाँ चले जाइए, सांसद या विधायक के यहाँ चले जाइए। जैसे सांसद के यहाँ जाएंगे तो प्रधानमंत्री के गले वाली फोटो उनके गेट पर ही मिलेगी आपको, उनके घर में घुसेंगे, जहां बैठेंगे सबसे बड़ी फोटो जो है प्रधानमंत्री के साथ उनकी फोटो खींची हुई मिलेगी। विधायक के साथ चले जाएंगे, सांसदों की फोटो मिल जाएगी आपको। पार्षद के यहाँ चले जाएंगे तो विधायक की फोटो खींची हुई मिलेगी उसके घर के सामने ही, मतलब घर में घुसेंगे सीधा तो सबसे पहले फोटो के ही दर्शन होंगे। इसका मतलब है वो भी आइडेंटिफिकेशन बना करना चाह रहा है, मतलब अपने मानसिक तनाव को कम करना चाह रहा है, भैया हम भी नेता हैं लेकिन अब उस हिसाब से नेता नहीं है, तो मतलब फोटो लगा के रखते हैं जरूर घर के सामने, घर में पहले ही गेट पे घुसिए तो फोटो जरूर मिलेगी।
अगला देखिए प्रोजेक्शन, एग्जाम में काफी बार ये सब पूछा गया, ज्यादातर ये पूछा गया और ये सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण युक्ति या प्रक्षेपण विधि किसने दिया है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रायड साहब ने व्यक्ति या बालक अचेतन रूप में इस युक्तियों का इस्तेमाल करता है, ज्यादातर ध्यान रखिएगा आता है एग्जाम में। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन मेथड भी बोलते हैं प्रक्षेपण विधि। इसमें क्या है कि परीक्षा में असफल होने पर पेपर आउट ऑफ कोर्स बताना, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस बता देना, भैया जो पेपर आया था वो बहुत बेकार आया था। मतलब प्रोजेक्शन विधि क्या है कि परीक्षा में असफल होने पर पेपर आउट ऑफ कोर्स बताना प्रोजेक्शन है या प्रक्षेपण है। और एक उदाहरण समझिए, जैसे अगर किसी बच्चे से कहिए तुम कैसे परीक्षा में कम नंबर पाए, तो सीधा सा यही बताएगा कि अरे वो मम्मी पापा घर में बहुत परेशान करते हैं, वो कुछ काम करते नहीं, सारा काम घर का हमें को करना पड़ता है। इसका मतलब बच्चा प्रक्षेपण कर रहा है, यानी कि दूसरे पर अपनी कमी नहीं बताकर दूसरे पर आरोपित कर दे रहा है, भैया वो उसकी समस्या थी, मतलब पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, या घर वाले काम घर में बहुत कराते हैं, हमसे परेशान करते हैं, जो है सारा घर का काम हम ही करते हैं। ये प्रक्षेपण विधि है, यानी कि परीक्षा में सफल होने पर पेपर आउट ऑफ कोर्स बताना प्रक्षेपण है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है। अगला देखिए 9वां है क्या, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति इसे बोलते हैं, मतलब भरपाई करना। पढ़ाई में कमजोर, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, देखिए वो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका जो है ईगो सुपर ईगो एकदम एक्टिव हो जाता है, भैया तुम पढ़ने लिखने में अगर कमजोर हो तो कम से कम कुछ अच्छा नाम रोशन करो, उनका सुपर ईगो जो है उन्हें प्रेरित करता है, तो ईगो फिर उसका खेल में अच्छा उपलब्धि दिलाता है। यानी कि पढ़ाई में जो बालक कमजोर रहते हैं, देखिए खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन, यानी क्षतिपूर्ति, भरपाई करना। आप देख लीजिए ज्यादातर खिलाड़ी जो है क्रिकेट जो खेलते हैं वो हाई स्कूल या इंटर, ज्यादातर हाई स्कूल या इंटर फेल, या ज्यादातर मान लीजिए पास ही हो गए होंगे, लेकिन बीयू में बहुत ही रेयर केस मिलेंगे आपको। तो पढ़ाई में कमजोर होते हैं और खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कोई दिव्यांग बालक होता है, अच्छा सा गायकी करता है, अच्छा गाना गाता है, तो वो भी कंपनसेशन करता है। या दिव्यांग बालक का किसी दूसरे फील्ड में जो है अच्छी उपलब्धि लाना, ये भी कंपनसेशन के अंतर्गत ही आता है। एक और कि पढ़ाने में कमजोर, कलर का काम करना। मान लीजिए कोई टीचर जो है आ गया है, अब किसी तरह ज्वाइन कर लिया है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, अब देखिए अगर वो पढ़ाई में सही नहीं रहेगा तो वहां का ऑफिस का कलर की वाला काम करने लगेगा, क्योंकि मैनेजमेंट को दिखाना है मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। अरे भैया तुम पढ़ाने के लिए रखे गए हो, तुम कलर की काम करने के लिए रखे गए हो, तो यह ध्यान रखिएगा, उसे कंपनसेशन बोलते हैं। अगर कोई टीचर इस तरह का काम कर रहा है, कलर वाला काम कर रहा है, इसका मतलब वो पढ़ाने में सही नहीं है या योग्यता नहीं है उसके पास, इसलिए वो कंपनसेशन का इस्तेमाल कर रहा है कि भैया हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, वो भरपाई करता है उसकी कि हम पढ़ाने में चलो सही नहीं है, चलो कलर वाला काम कर लेते हैं। ये ज्यादातर दिखाई पड़ता है कॉलेजों में। हाँ, पढ़ाई में कमजोर, अगर पढ़ाने में कमजोर है तो वो कलर वाला काम जरूर करेगा, अगर पढ़ाने में सही है तो फिर क्या बात है, वो पढ़ाएगा अपने घर जाएगा कि कलर वाला काम करेगा। अगला देखिए क्या है, इसी में देख लीजिए क्षतिपूर्ति वाले कंपनसेशन के उदाहरण देख लीजिए। जैसे घर का कोई बालक हो, अगर पढ़ने में सही नहीं है तो घर का बहुत बड़ा ज्ञानकारी होगा, रिश्तेदार आ जाएंगे तुरंत पानी लेके दौड़ेगा, मीठा लेकर के दौड़ेगा कि रिश्तेदारों को पानी पिलाओ, मीठा पिलाओ जो है। इसका मतलब क्या है, वो भरपाई कर रहा चाह रहा है कि भैया हम पढ़ने में सही नहीं लेकिन बहुत बड़े संस्कारी हैं। इसी के अंतर्गत आता है, कंपनसेशन के अंतर्गत आता है। अगला देखिए 10वां जो है कन्वर्जन है, रूपांतरीकरण। कन्वर्जन रूपांतरीकरण, यानी कि जानबूझकर बीमार हो जाना, जानबूझकर बीमार हो जाना कन्वर्जन है, रूपांतरीकरण होता है। ये व्यक्ति कब अप्लाई करता है, ये भी हम अप्लाई करते हैं, कभी कभी अप्लाई किए होंगे आप लोग। जैसे घर वाले कह दिए हो कि दीदी के यहाँ फला तारीख को जाना है, मान लीजिए दीदी को कल जाना, दीदी के यहाँ आपको कल जाना है। अब आप क्या करते हैं, ये भगवान कैसे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, भगवान बीमार हो जाए, आप देखिए कल तक बीमार हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रायड साहब ने कहा भैया ये कन्वर्जन है, रूपांतरीकरण है, मतलब कि जानबूझ करके व्यक्ति बीमार हो जाता है, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। मतलब बीमार होने की इच्छा नहीं थी लेकिन रिश्तेदार के यहाँ जाने से लिए जो है, या कभी कभी बच्चे मान लीजिए पेपर होता है बच्चे का कि कल तुम्हारा पेपर बेटा, अब देखिए वो दूसरे दिन सुबह उठेगा तो कहेगा अरे आज तो बुखार है हमें, क्यों, वो यही इस्तेमाल कर रहा है कन्वर्जन, क्योंकि वो रात भर सोचा था भगवान बीमार हो जाए और बीमार हो गया सुबह, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। आइए अगला पढ़ते हैं।
अगला है डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न देखना। जैसे मान लीजिए जो है अब किसी व्यक्ति की या बालक की कुछ इच्छा हो रही है, यार हम जो है हवाई जहाज में घूमे, पैसा नहीं है उसके पास, तो आंख बंद करता है और सपना देखता है कि आज हम हवाई जहाज में बैठे हैं और उड़ रहा है हवाई जहाज में, इसी को बोलते हैं डे ड्रीमिंग। हर व्यक्ति जो है, फ्राइड साहब कहते हैं कि हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो संसार का, जाने अनजाने में डे ड्रीमिंग जरूर करता है, मतलब दिवा स्वप्न जरूर देखता है कि दिन में भी जो है आंख बंद करके वो सोचता रहता है कि यार ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, हकीकत में जब आंख खोलता है तो कुछ नहीं रहता। तो मतलब फ्राइड कहते हैं कि संसार का ज्यादातर व्यक्ति, मतलब ज्यादा मान लीजिए सभी व्यक्ति जो है कि डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न जरूर देखते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए सपना देख लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मानसिक रूप से बीमार हो जाए। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, डे ड्रीमिंग सभी करते हैं, मतलब कि दिवा स्वप्न सभी व्यक्ति देखते हैं, लेकिन यह है कि इतना ज्यादा ना देखें। फ्राइड कहते हैं कि ये युक्तियां इतना ज्यादा नहीं अप्लाई करना चाहिए कि व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त दिखने लगे। अगला देखिए विथड्रॉल, पलायन कर जाना। ये भी युक्तियां हम आप प्रयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। ये ज्यादातर पढ़े लिखे लोग अप्लाई करते हैं कि जब आप देखे होंगे कि दो चार जो है फर्जी फालतू जो है बकवास वाले बैठे हैं और अपना ज्ञान जो है बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां से हट जाता है, यार इन मूर्खों के बीच में बैठना सही नहीं है, और अपने आप उठ के चला जाता है। बाद में जो बैठे रहते हैं पचौरा करते रहे, अरे हमने तो भगा दिया, उसके बाद वो बोल ही नहीं पा रहा था, बात नहीं कर पा रहा था हमारे सामने, टिका ही नहीं। जबकि हकीकत में जो है तुम्हारे बकवास सुन करके, तुम्हारी फालतू बातें सुन करके पढ़ा लिखा व्यक्ति चला गया। ज्यादातर पढ़े लिखे व्यक्ति करते हैं कि पलायन कर जाते हैं कि यार छोड़ो हटाओ जो है यहाँ से। विथड्रॉल, पलायन करना, ये भी युक्तियां हम लोग जाने अनजाने में करते हैं। ज्यादातर पढ़े लिखे व्यक्ति इस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ज्यादातर पढ़े लिखे लोग देखिए अमेरिका विदेश सेटल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जानते हैं भारत में बकवास, उन लोगों की भारत बकवास है, हकीकत में कुछ और हो सकता है। तो चलिए, पढ़े लिखे ज्यादातर व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस वगैरह में भी आप देख लीजिए, घरों में भी ऐसा होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हट जाता है कि यार चलो, ऑफिस में ज्यादातर बक कलर करते रहते हैं कलर वगैरह, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हट जाता है कि यार हटो, क्या मतलब इन लोगों के बीच में बैठना। तो विथड्रॉल बोलते हैं पलायन। अगला है डिपेंडेंसी, निर्भरता। जब व्यक्ति देखता है कि यार समस्या इतना विकट हो गई, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति अपनी समस्या को दूसरे के ऊपर भरोसे छोड़ देता है कि लो भैया तुम्हारे भरोसे हैं, तुम चाहे जैसे करो। हम आप भी ज्यादातर अप्लाई करते हैं जीवन में इस तरह की युक्तियों का, कि जब देखते हैं कि ये समस्या का बस हमारे ऊपर नहीं है, मतलब समाधान करने का तरीका हमारे पास नहीं है, हम समस्या से ग्रस्त हो गए हैं, तो हम आप जो है इस युक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं चेतन रूप में कि भैया ये हमारी समस्या, तुम समाधान करो चाहे जैसे करो। इस युक्ति को बोलते हैं डिपेंडेंसी या निर्भरता युक्ति बोलते हैं। फ्राइड ने कहा कि हाँ, कोई भी व्यक्ति हो जाने अनजाने में जितनी युक्तियां हैं सबका वो इस्तेमाल करता है अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए, मतलब चिंता, तनाव, टेंशन, एंजाइटी को कम करने के लिए व्यक्ति या बालक इन सब युक्तियों का इस्तेमाल करता है। इन युक्तियों को डिफेंस मैकेनिज्म युक्ति बोली गई है, या तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इन युक्तियों का इस्तेमाल व्यक्ति की पर्सनालिटी की कंपोनेंट्स के जो 3 कंपोनेंट्स ईगो, सुपर ईगो बताए गए हैं, ये ईगो ही इस्तेमाल करता है अचेतन रूप में, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है, मतलब व्यक्ति को पता नहीं चलता, व्यक्ति जाने अनजाने में इन सब युक्तियों का इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि जिससे उसकी पर्सनालिटी जो सही हो जाए, मतलब वो मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो, इस समाज में सही ढंग से लोग माने कि यार ये अच्छा इंसान है, इसीलिए इन सब युक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन फ्राइड ने कहा यदि कोई व्यक्ति इन युक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो मान चलिए वो न्यूरोटिक बीमारी का ग्रसित हो जाता है या मनोविक्षिप्त प्राणी हो जाता है, इसलिए ज्यादा युक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो उम्मीद है कि जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।